हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल डबल माइंड स्टडी पर। जैसा कि हम नीट 2020 का पेपर लगा रहे हैं, तो उसमें हमने 45 क्वेश्चन इस सेट के देख चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं और हम आज आगे के पेपर लगाएंगे, आगे क्वेश्चंस लगाएंगे 45 to 90। तो चलिए हम देख लेते हैं। और जैसा कि हमने पहले के क्वेश्चनों में सारे के सारे सही आंसर और सब कुछ सही लगाया था, टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट बताए थे। अगर आपने उस 45 क्वेश्चन को नहीं देखे हैं तो आप जाकर उसे पहले हमारे चैनल पर जाकर उसे देख लें, जिससे आपका बहुत फ़ायदा होगा। चलिए हम शुरू करते हैं अपना क्लास। इसमें है पहला क्वेश्चन 46 पर, किस विधि द्वारा बीकानेरी एवीज एवं मेरिनो रेम्स के भेड़ की नस्ल हिमाडेल तैयार की गई थी। चलिए इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन आपका बही प्रजनन, उत्परिवर्तन प्रजनन, संकरण द्वारा ये तैयार की गई थी। ये आपको डीएनए वाले चैप्टर में आपको ये सारा का सारा मिल जाएगा। इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जो भेड़ है इसके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। ये हमेशा हर साल एक क्वेश्चन इसके लिए आता है। तो चलिए हम देख लेते हैं 47 को। मानव पाचन तंत्र से संबंधित संदर्भित सही कथन का चयन करो। तो चलिए हम देख लेते हैं। क्षुद्रांत छोटी आंत में खुलता है तो इलियम। तो इलियम जो होता है वो पहले आपको जानना होता है ये कहाँ होता है, कैसा होता है। तो ये छोटी आंत में नहीं खुलता है। उसके बाद सिरोसिस आहार नाल का सबसे अंदर वाली परत होती है। तो सिरोसिस नहीं, ये गलत है, सिरोसिस नहीं होता है। क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित भाग होता है, हाँ ये अत्यधिक कुंडलित भाग होता है। क्रीमी रूप परिशेषिका अग्रहणी को उत्पन्न करता है, नहीं ये भी गलत है। तो हमारा सही ऑप्शन थर्ड वाला है, आप देख सकते हैं ये ऑप्शन हमारा सही है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 48 पर। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। हमें इसमें एक चीज़ का ध्यान देना है, सही। कहीं कहीं पर गलत भी आता है, तो वो बहुत रेयर केस में आता है, ऐसा अधिकतर सही आता है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो जैसे कि मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ, आपको अगर इस चारों में से कोई एक भी आता होगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। क्लोडास्ट्रियम का होता है आपका ब्यूट्रिक अम्ल। तो ए का सेकंड, ये देखिए ये सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। कैसे, अब आपको दिखा देते हैं। बी ट्राइडोरियम पॉलीस्ट्रोमर्स का आपका होता है ये साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, और ये बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 49 पर। निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था डायबिटीज मेलिटस की ओर संकेत करती है। निम्न में मूत्र की कौन सी अवस्था, तो पहले हमने आपको बता चुके हैं कि आपको यूरिन अच्छे से पढ़ लेना है, जो आपकी नीट सिलेबस में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका सही आंसर। इसका यूरेमिया एवं कीटोनूरिया, नहीं ये गलत है, ऑप्शन है आपका। उसके बाद यूरेमिया एवं रीनल कैलकुली, नहीं ये भी गलत है। उसके बाद कीटोनूरिया एवं ग्लाइकोसीरिया, देखिए ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। उसके बाद रीनल कैलकुली एवं ये भी आपका गलत ऑप्शन है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारा थर्ड वाला आंसर बिल्कुल सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 15 पर। फ्लोरिडियन माड़ की संरचना किसके समान होती है। फ्लोरिडियन माड़ होता क्या है, इसके बारे में आप नेट पर सर्च करिएगा। ये आपको बहुत सिंपल मिल जाएगा, बट ये आपको बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, ये बाहर का क्वेश्चन है। इसको आपको पढ़ना होगा अच्छे से, क्योंकि ये सब क्वेश्चन जो बाहरी हैं ये आते रहते हैं घुमा के। 10 साल के प्रीवियस पेपर देखेंगे तो मिल जाएगा। तो फ्लोरिडियन माड़ की संरचना किसके समान होती है, तो मार्डोसेलुलोज नहीं, और एमाइलोपेक्टिनम ग्लाइकोजन, हाँ ये सही ऑप्शन है आपका सेकंड वाला। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यौन संचित रोग के सही विकल्प का चयन करो। यौन संचित रोग क्या होते हैं पहले आपको जानना है। वह रोग जो मतलब अवैध संबंध से उत्पन्न होते हैं या बहुत ज़्यादा सहयोग से उत्पन्न होते हैं, तो उसे यौन संचित रोग कहते हैं। तो उसमें हम देख सकते हैं क्या है। इसमें पहला है सुजाक, सिलिफिलिस, जानिक, पिरिस्पर, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। उसके बाद सुजाक मलेरिया यौन संचरित रोग नहीं है, आपको जानना होगा। जानिक, परिसर ये है यौन संचरित रोग। एड्स है, मलेरिया नहीं है, फाइब्रोसिस नहीं है। उसके बाद कैंसर भी नहीं है। उसके बाद सिफिलिस भी नहीं है आपका। सिफिलिस है, सॉरी गलती हो जाता है, एड्स। तो आपका सही ऑप्शन फर्स्ट वाला है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 52 पर। अर्धसूत्री विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका ऑप्शन हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले मैंने बताया, आपको कोई एक भी ऑप्शन आता रहेगा तो आपका काम हो जाएगा। तो पहले देख लेते हैं। युग्मपट्टन अवस्था है
उपांतनी भवन नहीं, काजुकलन नहीं, जीवन में सूत्र युग्मन। चलिए देख लेते हैं। युग्म पट्ट अवस्था, सूत्र युग्मन। उसके बाद स्थूल पट्ट अवस्था है, स्थूल पट्ट अवस्था है आपका जिनविनमय का। तो आपको दो ऑप्शन पता है, तो चलिए आइए हम देखते हैं कि इसमें दो ऑप्शन है, पहले का चौथा। ये आप देख सकते हैं सेकंड वाला आपका यहाँ पर, ये सेकंड वाला आपका सही है। चलिए हम लोग नीचे बढ़ते हैं। 53 पर निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक कोशिकीय शैवालों का है। तो चलिए हम देखते हैं कौन सा है। लेमिनेरिया है, बट ये सारगसम नहीं है। जेल्डियम और ग्लसन नहीं है। उसके बाद एनाबिना और आपने सुना होगा नॉन स्टॉक, ठीक है। तो यहाँ पर है एनाबिना और वॉलवॉक्स, ये भी सही युग्म है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर हो जाए आपका थर्ड वाला, सही आंसर है ये। चलिए आगे देखते हैं। निम्न के कौन ग्राफी पुटक से अंडाणु का मोचन अंडोत्सर्ग करेगा। निम्न में से कौन ग्राफिक पुटक से अंडाणु मोचन करेगा। जैसे कि इसके पहले हमने आपको बता चुके हैं कि आपको ये सब बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा फीमेल के बारे में, तो आप वो पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। एस्ट्रोजन के उच्च सांद्रता सही है, ये पहला ही ऑप्शन हमें सही मिल चुका है। प्रोस्ट्रोजन की उच्च सांद्रता नहीं, प्रोजेस्टेरॉन जो होता है एस्ट्रोजन का निर्माण करता है, LH और FS, ये सब इन दोनों के बाद निकलते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमें आंसर मिल चुका है, इसका सही आंसर होगा पहला वाला। चलिए देखते हैं। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो बीटी कपास, जिन चिकित्सा कोशिकीय सुरक्षा, बेसिलोथेरेसिस। बीटी कपास आप जानते होंगे, इसका AIV। देखिए जो बीटी कपास है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर पढ़ कर जाइएगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हमारा कौन सा सही ऑप्शन है, बीटी कपास का IV। चलिए ये हमें मिल गया पहला वाला, इसका सही आंसर। और बाकी अपने से मिला लीजिएगा, टाइम कम है, बड़ा वीडियो नहीं बनाना है, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आइए देखते हैं। 56 सन 1987 में मार्टिनेल प्रोटोकॉल किस पर नियंत्रण के लिए हस्ताक्षरित किया गया था। तो पहले आपको पता होना चाहिए मार्टिनेल प्रोटोकॉल क्या है। ये आपको नीट के बुक में भी मिल जाएगा और बोर्ड सिलेबस में भी है। जो बच्चे NCERT पढ़े होंगे वो बच्चे इसका आंसर सिंपली से दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। एक देश से दूसरे देश के अनुवांशिक रूपांतरित जीवों का परिवहन गलत है। ये ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों का उत्सर्जन, ये बिल्कुल सही वाला, ये आपका सेकंड ऑप्शन सही है। उसके बाद हरितगृह गैसों का छोड़ना नहीं, E-वेस्ट नहीं। चलिए तो हमारा सही आंसर होगा दूसरा वाला। आते हैं 57 पर। वायराइडो के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। वायराइड क्या होता है पहले आपको ये पता होना चाहिए, यही जब नहीं पता होगा तो दिक्कत है। तो हमें वायराइड आप पता कर लीजिएगा, उसके बाद आप सिंपल से इसका आंसर देख सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उनमें RNA के साथ प्रोटीन आवरण होता है, नहीं, वो दूसरा होता है। उनमें प्रोटीन आवरण के बिना स्वतंत्र RNA होता है, ये सही है आपका। वायराइड वायरस से छोटे होते हैं, चलिए ये आपको मैंने हिंट दे दिया है। उनमें प्रोटीन का आवरण के साथ DNA होता है, नहीं। और उसके बाद वायरस में DNA नहीं होता, आपको ये जानना होगा पहली बात। उसके बाद हम आते हैं 58 पर। अधोवर्ती अंडाशय किस में पाया जाता है। इसका क्या लिखा हुआ है, अधोवर्ती। इसलिए देखिए UP बोर्ड के बच्चों को यही दिक्कत होता है, शुद्ध हिंदी। द ओवरी इज आल्फ इंफीरियर। देखिए ये इंग्लिश आराम से आप पढ़ सकते हैं, बट हिंदी में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए हमने हिंदी में बनाया ताकि बच्चे आराम से इसको देखकर समझ सकें। तो बैगन में नहीं, सरसों में नहीं, सूरजमुखी में नहीं, आलू बुखारा में पाया जाता है। ये जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट्स में गिने जाते हैं। बैगन, सरसों, सूरजमुखी, गेहूँ भी इसमें आता है, गेहूँ को भी आप जान लीजिएगा, गेहूँ भी इम्पॉर्टेंट है। आइए हम अपने नंबर 59 पर। एटीरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है। एटीरोकाइनेज किसको बदलने में सहायता करता है। हमें थोड़ा हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम इंग्लिश पढ़े हुए हैं और आगे बढ़े हुए हैं, मगर फिर भी हम UP बोर्ड के हैं, आपको बता दें। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रोटीन की पॉलीपेप्टाइड में, नहीं ये गलत है। ट्रिप्सिनोजन की ट्रिप्सिन में, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका, देख सकते हैं। थर्ड कैसीन में नहीं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं, इसका नंबर है 60। घास भूमि परितंत्र में पोषी स्तरों के साथ जातियों की सही उदाहरण को सम्मिलित कीजिए। इसमें सही जातियों को सम्मिलित करना है।
तो चलिए हम देख लेते हैं। इसमें आपको एक भी ऑप्शन आना चाहिए, ये आपका कंपलसरी है। चतुर्थ पोषी स्तर होता है, सबसे लास्ट में आता है गिद्ध, जो हम लोग को भी खा सकता है, तो वो सबसे लास्ट है। तो ये आपको पोषी, द्वितीय पोषी क्या होते हैं, प्रथम पोषी जैसे घास, ये आप देख सकते हैं प्रथम पोषी जैसे घास होता है। चलिए आइए हम देख लेते हैं, इसका सही ऑप्शन होगा पहला। ये बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको कोई, जितना भी मैंने क्वेश्चन बता चुके हैं, अगर उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तब कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन आप दे दीजिएगा, उसका आंसर हम आपको सेंड कर देंगे, आप उसकी चिंता ना करें। मेंडल के स्वतंत्र रूप से प्रजनन करने वाली मटर के पौधे की कितनी किस्मों को युग्मों के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों वाले एक लक्षण के अलावा एक समान थी। तो आपको पता चाहिए मेंडल कौन थे, इनका नियम क्या था, उसने कितने प्रकार के मटर लिए थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उन्होंने 14 प्रकार के लिए थे। ठीक है, कितने किस्मों के युग्म के रूप में चुना जो विपरीत विशेषकों, तो उन्होंने 14 लिए थे। ठीक है, तो आप इस बात को, कई लोग पूछते हैं अगर युग्म में पूछ दिया उसके बाद फोर्थ में पूछ लिया तो आप उसका 7 आंसर देंगे। तो ये क्वेश्चन घुमा के भी आता है, और मेंडल से भी क्वेश्चन आपका एक आएगा नीट में, इसको आप लिख के रख लीजिए। आइए हम देखते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है मेंडल जी। उसके बाद हम आते हैं 62 पर, निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्प का चयन करो। चलिए हम इसका आंसर देख लेते हैं। आर्गन ऑफ कार्टोई, तो इसका होगा बेसिलर झिल्ली में स्थित होता है। ये जो आर्गन से बेसिलर झिल्ली में उपस्थित होता है। उसके बाद कोकलिया जो हमारा होता है, ये आपका होता है लेबरिंथ का घुमावदार भाग। ठीक है, ये वाला होगा। तो हम देख लेते हैं इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ये थर्ड वाला। ठीक है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 63 पर, जलकुंभी और जललीलों में परागण किसके द्वारा होता है। जलकुंभी और जलीलों में परागण किसके द्वारा होता है। जलकुंभी क्या होता है, जो पानी के ऊपर ये घास की नुमा संरचना होती है, इसमें पत्ती निकले हुए रहते हैं, इनका जड़ पानी में होता है, ये पानी के ऊपर तैरते हैं, तो आपको पानी में आराम से दिखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। कीटों का वायु द्वारा, जलकुंभी और जलों का परागण किसका, कीटों या वायु द्वारा, इनका जल द्वारा नहीं होता है। ये कुछ बच्चे हमेशा गलत लगाते हैं, केवल जलधारा द्वारा, नहीं, इनका जलधारा द्वारा नहीं होता है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कीटों या वायु द्वारा, और जल द्वारा नहीं, कीटों और वायु द्वारा। उसके बाद आता है 64 पर, उस वृद्धि नियंत्रक का नाम बताइए जिसे गन्ने की फसलें पर छिड़कने से उसके तने की लंबाई में बढ़ोतरी होती है तथा गन्ने की फसलों की पैदावार बढ़ती है। तो जो गांव के बच्चे होंगे हमारी तरह, वो आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। तो इसका सही आंसर है जिब्रेलिन। ये मतलब पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन है जो पौधों का वृद्धि करते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपको 11th में पढ़ाए जाने हैं। जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ये क्या होते हैं आपको 11th के एनसीईआरटी में बिल्कुल अच्छे से मिल जाएंगे। जो बच्चे 11th में पढ़े हुए हैं उन्हें नीट निकालने में प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रकाश अभिक्रिया में इलेक्ट्रोड के स्थानांतरण को प्लास्टोकोविनोन कहाँ से सुगम बनाता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पी सेकंड से शिफ्ट सी। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि ये कुछ मतलब लगभग 99% बच्चे गलत लगाते हैं, क्योंकि क्या है, बच्चों को ये पता ही नहीं है। तो हमारा आपसे सिर्फ यही निवेदन है कि आप इसे ज़रूर नेट पर पढ़ लीजिएगा कि क्या है। चलिए, और अगर आपको पूछना है तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वो भेज देंगे। निम्न में से कौन एक बीज प्रसुप्त नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ है। तो इसका आंसर हम देखते हैं जिब्रेलिक अम्ल। सही है ये। एब्सिसिक अम्ल नहीं, फिनोलिक अम्ल नहीं, पैराक्लोरिक नहीं। तो देख लेते हैं निम्न में से कौन एक प्रसुप्ति नियंत्रण करने वाला निरोधक पदार्थ नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये आपको सही और हाँ और नहीं में आपको ध्यान देना। तो ये जिब्रेलिक अम्ल है और बाकी सब है। ठीक है, ये नीचे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 67। अनुलेखन के समय डीएनए की कुंडलन को खोलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है। तो अनुलेखन क्या होता है, पहले आपको ये जानना होगा। डीएनए कुंडलन क्या होता है ये आपको जानना होगा। डीएनए कुंडलन पाया कहा जाता है ये आपको जानना होगा। चलिए देख लेते हैं। डीएनए लाइगेज नहीं, ये तोड़ने का काम करता है। लीकेज नहीं, पॉलीमरेज नहीं। उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज, देख सकते हैं आरएनए पॉलीमरेज बिल्कुल सही। डीएनए, इसमें डीएनए का कोई काम ही नहीं होता, आरएनए ही डीएनए को खोलने का काम करता है। ठीक है।
ठीक है, इस बात को अपने दिमाग में भर लीजिए, तो आपको आंसर टिक लगाने में बहुत सिंपल होगा। तो चलिए अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन मूत्र वृद्धि को रोकने में सहायता करेगा? मूत्र वृद्धि क्या होता है? मतलब जैसे कि जो ब्लड का छन्ना होता है किडनी द्वारा, उसको कम कौन कर सकता है? तो इसमें देख सकते हैं एडीएच के अल्प स्राव से अधिक जल का पुनर्शोषण नहीं, उसके बाद ये गलत वाला है। उसके बाद एल्डोस्टेरोन के कारण वृक्क नलिकाओं में Na+ एवं जल का पुनर्शोषण, ये वाला देखिए सही है। Na+ सोडियम का पुनर्शोषण जब होने लगेगा और जल का, तो वो कम से कम बाथरूम मतलब नॉर्मल किचन में बाथरूम बनने लगेगा। चलिए ये वाला भी गलत है। और जे कोशिकाओं द्वारा रेनिन का स्रावण नहीं, ये भी गलत है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पर आते हैं। एक परितंत्र में सकल प्राथमिक उत्पादकताओं और नेट प्राथमिक उत्पादकता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे लिखा हुआ है सही है, तो मतलब तीन होंगे जो आपके गलत होंगे। तो ये आप बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको लगा सकते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से कम होता है, नहीं ये गलत है, अधिक होता है ये। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सेकंड, सकल प्राथमिक उत्पादकता सदैव नेट प्राथमिक उत्पादकता से अधिक होता है, देख लीजिए सेकंड में ही वो आंसर आपको मिल गया, और बाकी सब भी आपका गलत है। चलिए नीचे आते हैं अपने 70 क्वेश्चन पर। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्पों का चयन करें। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैंने पहले बता सकता, अगर आपको कोई एक भी आएगा तो आप आंसर ले जाएंगे। अपरा क्या होता है, आपको अगर ये ही नहीं पता होगा तो आपका बायोलॉजी लेना आपके लिए बहुत गलत है। तो चलिए देख लेते हैं अपरा। तो एड्रोजन नहीं, मानो जरेउज गैनोट्रोपिलियन, ये सही है। तो अपरा ए का सेकंड देख लेते हैं किसमें आता है। ए का सेकंड ये 4th वाले में आ रहा है। बाकी अब अपने से पढ़िएगा जरूर, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, नहीं तो मैं पूरा बता देता आपको। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। स्ट्रोबिलाई या शंकु किस्में पाई जाती है? स्ट्रोबिलाई या शंकु किस्में पाई जाती है? साल्मोनेलिया नहीं, टेरिस नहीं, मार्कोसिया नहीं, ये पाई जाती है आपकी इक्विसीटम में। इक्विसीटम में स्ट्रोबिलाई या शंकु पाई जाती है। तो ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन है, क्वेश्चन सिंपल है। जो बच्चे पढ़ेंगे इसे तो उनके लिए बहुत सिंपल है, ये एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन आ जाते हैं आपके। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं 72 पर। कुछ विभाजित हो रही कोशिकाएं कोशिका चक्रण से बाहर निकल जाती हैं और कायिक निष्क्रियता अवस्था में प्रवेश कर जाती हैं। इसे शांत अवस्था G0 कहा जा सकता है। यह प्रक्रिया किसके अंत में होती है? तो जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में बता चुका है कि आपको पढ़ना है G1 और G2 फेज ये क्या होता है। तो अगर आपको ये पता रहेगा तो अब इसका आंसर सिंपल से लगा देंगे। तो इसका सही आंसर है G1 प्रावस्था। ठीक है, तो इसका डिस्क्रिप्शन बहुत बड़ा है, ये बहुत सिंपल भी है, आपको ये पढ़ना होगा ध्यान लगा के। उसके बाद 73 क्वेश्चन। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण है। पेंगुइन एवं डॉल्फिन के पक्ष उदाहरण हैं। ठीक है, तो इसका देख लेते हैं। तो अनुकूल विकिरण का नहीं, अभिसारी विकास का। अभिसारी विकास का बिल्कुल सही है, यह आपको इनके विकास वाले चैप्टर में मिल जाएगा, जीव के विकास में। ये बहुत इतना कठिन नहीं है, एग्जाम्पल में सारे क्वेश्चन आते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सेकंड वाला आंसर आपका। उसके बाद हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 74 पर। यदि दो लगातार क्षार युग्मों के बीच की दूरी 0.34 नैनोमीटर है और एक स्थानीय कोशिका स्तनपायी कोशिकाओं की DNA की द्विकुंडली में क्षार युग्मों की कुल संख्या 6.6 के परिमाण BP है तथा DNA की लंबाई होगी। तो ये देखिए इसका फॉर्मूला आता है, कहेंगे तो हम फॉर्मूला सेंड कर देंगे। फिलहाल तो अभी हम ये सॉल्व कर चुके हैं, तो इसका मैं आंसर बता दे रहा हूँ 2.2 मीटर। ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बहुत सिंपल सवाल है। आपको नैनोमीटर मीटर और इसमें आपको पता होना चाहिए कितने का अंतर होता है, तो इसीलिए आपका सवाल लग जाएगा। जैसे कि इसमें मीटर में आंसर दिया है तो 10 के पावर आपको लेकर जाना ही होगा। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 75 पर। मानक ईसीजो का QRS सम्मिश्र दर्शाता है। आपको ये आना चाहिए, ECG क्या होता है और QRS। अगर आपको ये पता होगा तो आप सिंपल सी बात है, आप आराम से इस क्वेश्चन को डील कर लेंगे। तो इसका सही आंसर है अलिंदों का पुनर्वितरण, अलिंदों का विध्रुवण, नलियों का विध्रुवण, नलियों का विध्रुवण। आपका ये थर्ड वाला आंसर सही है। ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पर। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्पों का चयन करें। निम्न स्तंभों का मिलान कर उचित विकल्पों का चयन करें, तो 4 में से एक आना चाहिए। इओसिनोफिल, तो इसका हो जाएगा आपका इओसिनोफिल का हो जाएगा हिस्टोमिनेज
विनाशकारी एंजाइम का मोचन करता है। ये थर्ड वाला, ए का थर्ड होगा, ए का थर्ड किस में आ रहा है, फर्स्ट में। तो बाकी अब अपने से देख लीजिएगा। चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 76 पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही कथन क्या है, हमें ये जानना है। ठीक है, तो सही कथन क्या है हमें ये जानना है। तो इसमें देख सकते हैं हम, एडेनिन 2H बंधों द्वारा थाइमीन के साथ जुड़ा होता है। ये बहुत सिंपल है, ये आपका अंतर है डीएनए और आरएनए में। तो ये आपका पहला वाला ही सही है, तो बाकी की बातें हम नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 78, एक वेक्टर में सहलग्नी डीएनए की प्रति की संख्या को नियंत्रित करने वाले अनुक्रमों को कहा जाता है। देखिए डीएनए वाला जो चैप्टर है वो आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में पढ़िएगा, क्योंकि वो नीट में कम से कम 6-7 क्वेश्चन तो आपके आराम से देता है, और वो भी सिंपल क्वेश्चन, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें पहला ऑप्शन था चयनयुक्त मार्कर नहीं, ओरिसाइट। हाँ देखिए ये सही आंसर है आपका। रेड्रोमिक अनुक्रमण नहीं। चलिए आपका ये सेकंड वाला आपका ये सही आंसर है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 79 पर। निम्न में क्षारीय एमिनो अम्ल को पहचानिए। निम्न में क्षारीय एमिनो अम्ल को पहचानिए। तो टैरोसिन नहीं, ग्लूकोटिक अम्ल नहीं, उसके बाद लाइसिन। हाँ ये सही वाला आंसर है, ये लाइसिन आपका सही है, और वलीन भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 80 पर हम आ जाते हैं। जिसमें दिया हुआ है, निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। तो हम देख लेते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि का आपका हो जाएगा डायबिटीज इंडिप्टस। तो चलिए हमें ये एक आया ऑप्शन और हमने ये लगाया, और 1/18 ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चलिए हम अपने बाकी आप खुद से पढ़िएगा, वीडियो पॉज करके आप इसमें ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये नहीं कि जिसमें हम आगे बढ़ गए तो इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। चलिए हम आगे आते हैं आपके 81 पर। सही कथन का चयन करो। तो सही कथन मतलब इसमें सिंपल सी बात है, 3 गलत होंगे। अगर आपको सही नहीं मिला तो आप गलती खोज लो। तो चलिए देखते हैं। ग्लूकोकार्डिक ग्लूकोजिनेशन को प्रेरित करता है, पहले ही आपको मिल गया सही कथन, ये सही है। ग्लूकोइन हाइपोसीमिया संबंधित है, नहीं। इंसुलिन अग्नाशय कोशिकाओं एवं एसिडोपाइड्स क्रिया करता है, नहीं। इंसुलिन हाइपरलाइसीमिया संबंधित है, नहीं। ठीक है, तो हमारा पहला आंसर वाला ये सही होगा। इंसुलिन देख रहे हैं आप, इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप बायोलॉजी के हैं तो आपको इंसुलिन पढ़ना ही होगा, कुछ भी कर। निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतरता से पाई जाती है? निम्न में से कौन सी प्रोटीन जंतुओं में बहुतरता में पाई जाती है? तो हीमोग्लोबिन नहीं, बहुत कम मात्रा में, मतलब कि ऑक्सीजन के आदान प्रदान के लिए नहीं। कोलेजन सही आंसर है। लैक्टिन नहीं, इंसुलिन नहीं। तो आपका ये कोलेजन आपका सही आंसर है, बिल्कुल। चलिए हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 83 पर। पंचागति के गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? पंचागति का गुणसूत्र सिद्धांत का प्रायोगिक प्रमाणन किसने किया था? आपको इसमें तीनों के नाम आपको याद होने चाहिए। मेंडल कौन है, सर्टन कौन है, बावेरी कौन है, मार्गन कौन है। ये लोग हमारे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसमें दिया था मेंडल ने नहीं, सर्टन ने नहीं, बावेरी ने, ये दिया था मार्गन ने। आप पूछेंगे अभी मार्गन कौन है, क्योंकि बोर्ड सिलेबस में है नहीं, तो हमें ये बाहर से पढ़ना होगा, या आप हो सकता है तो एनसीईआरटी की बुक में ये दिया भी है, तो उसको आप पढ़िएगा तो आपको ये मिल जाएंगे। तो आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पर। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्प का चयन करो। निम्न स्तंभों का मिलान कर सही विकल्पों का चयन करो। तो देख लेते हैं। प्लावी पसलियाँ जो होती हैं, आपका देख लेते हैं हम इसका सही आंसर। प्लावी पसलियाँ जो होती हैं उरोसित से नहीं जुड़ी होती। देखिए ये उरोसित, अगर ये जुड़ जाएंगी प्लावीय पसलियाँ, तो जब आप सांस लेंगे तो ये पसलियाँ अंदर बाहर नहीं कर पाएंगी। जब अंदर बाहर नहीं कर पाएंगे तो फेफड़ों को प्रॉब्लम होने लगेगा, तो इससे आपकी जान जा सकती है, इसलिए ये नहीं जुड़ी रहती हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा चौथा वाला। बाकी आप तीनों अपने से मिला लीजिएगा इसमें ऑप्शन देखकर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 85 पर। सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या का क्या होता है? संख्या क्या होती है? संख्या में इसमें ज्ञात करना है। संख्या क्या होती है? 0 नहीं, 0 ये वाला गलत है, और ये आपका 1 वाला सही है, 2, 3 भी गलत है। तो सिट्रिक अम्ल चक्र के एक घुमाव में कार्यद्रव स्तर फास्फोरिलेशनों की संख्या क्या होती है? तो 1 होती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं 86 पर।
सम्मिश्र का विघटन होता है। देखिए हिंदी पढ़ने को बहुत प्रॉब्लम होगा, तो आप हिंदी को भी, इंग्लिश को भी जानते रहिएगा। डिसोसिएशन ऑफ द सिंपेशन अक्रॉस ड्यूरिंग। ठीक है, तो आइए हम इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा आपका द्विपट के दौरान। स्थूलपट्ट के दौरान नहीं हो सकता, युग्मपट्ट के दौरान भी नहीं हो सकता, और तनुपट्ट के दौरान तो बिल्कुल नहीं। तो आपका ये द्विपट्ट के दौरान ही सही आंसर है। चलिए आप देख लेते हैं 87। द्विपार्श्व सममित एवं अगुही जंतुओं के उदाहरण किस संघ में है? तो आपको मैंने पहले ही बता चुके हैं, हम पहले बता चुके हैं, आपको संघ पढ़ना है। संघ, गण, कुल, वंश, जाति क्या होता है, आपको ये अगर पता रहेगा तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। तो इसका देख लेते हैं हम। तो द्विपार्श्विक सममित एवं अगुही जंतु, तो टीनोफोरा नहीं, ये गलत आंसर है आपका। उसके बाद प्लेटिनमथीज, ये सही आंसर है। इसमें फ्लेम सेल पाया जाता है। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नीट में एक क्वेश्चन लिख जाता है फ्लेम सेल क्या होते हैं, तो वो हर साल आता है, इस साल नहीं आया है, तो देख लीजिए ये। इसके बाद ये एस्केलमथीज नहीं, नेरिडा नहीं। तो आइए हम देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 88। बिजांड का पिंड बिजांड वृत्त से कहाँ पर संलहित होता है? तो ये बिजांड का पिंड कहाँ से, बिजांड वृत्त से कहाँ संलहित होता है? नाभिका पर ये संलहित होता है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 89 पर। आहार नाल को गोबुलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं। आहार नाल की गोबुलेट कोशिकाएं रूपांतरित होती हैं, तो उसका ऑप्शन सर्ग उपकला कोशिकाओं से, स्तंभ उपकला कोशिकाओं से, तो ये इसका आंसर है स्तंभ उपकला कोशिकाओं से। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम 90 पर। अर्कटाटिक क्षेत्र में हिम अधंतता किस कारण होती है? जिसमें बहुत तेज़ी से हो रही है। अगर ये इतनी तेज़ी से होती रहेगी तो बहुत कम टाइम है सुनामी आने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। निम्न ताप द्वारा आँख द्रव के जमने के कारण नहीं, ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत है। UVB विकिरणों की उच्च मात्रा के कारण कारणीय शोध, ये सही है। हिम से प्रकाश का उच्च परिवर्तन नहीं, और अवरक्त नहीं। तो ये आपका सेकंड वाला आपका ऑप्शन सही है। तो चलिए हमने 90 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बाकी के ये 91 से केमिस्ट्री क्वेश्चन है, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा, तो हम ये लास्ट वीडियो में 91 से डालेंगे। और अगर आपने हमारे पहले के सिलेबस और वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर जरूर देख लें।